नमस्कार। बातें दिल की इमोशनल वेलनेस और मेंटल हेल्थ पर हमारी इस खास सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रुचा अनिरुद्ध। पिछले हफ्ते हमने बात की थी तनाव की, स्ट्रेस की, और आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे गुस्से पर। हम में से गुस्सा ज्यादातर लोगों को आता है। कुछ उसको स्वीकार कर लेते हैं, कुछ तो स्वीकार भी नहीं करते और गुस्से की जिम्मेदारी भी दूसरों पर डाल देते हैं। क्या है क्रोध? क्यों आता है हमें क्रोध और कैसे हम इससे बच सकते हैं? किस किस तरह से ये हमें नुकसान पहुंचाता है? इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ से वॉलंटियर काउंसलर विकी। तो सबसे पहले आप हमें समझाइए कि क्रोध क्या है इमोशनली, जब आप उसको देखते हैं, मेंटल हेल्थ के नजरिए से जब आप उसको देखते हैं, तो हाउ डू यू डिफाइन एंगर? ऋचा, हम इसको डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि आपने कहा कि कई बार एक्सेप्ट करना ही हम सबके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो एक्सेप्टेंस हमारे अंदर नहीं बन पाती है, हमारी इस भावना के लिए, जो ऐसे कि आपने कहा कि ये ऑलमोस्ट हम सभी को होता है, तो हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं? शायद उसमें उसकी वजह ये है क्योंकि गुस्से को लेके या क्रोध को लेके हमारे मन में बहुत अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं, ऑलमोस्ट कन्फ्लिक्टिंग मान्यताएं हैं। आई थिंक भारत में शायद कोई ही एक बिरला ही कोई इंसान होगा जिसने अपने बचपन में, अपनी जिंदगी में कभी एक बार ये ना सुना हो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब का त्याग करें। अब हम त्याग किसका करते हैं? त्याग तो उन्हीं चीजों का करते हैं ना जो सही नहीं होती हैं। तो इसका मतलब हमने एक तरह से ठहरा दिया कि क्रोध सही नहीं है, क्रोध अच्छा नहीं है। और फिर आपने, आई एम श्योर, आपने ये भी सुना होगा कि भाई आप गुस्सा नहीं करोगे ना तो आपका काम नहीं बनेगा। जी आप गुस्से के बगैर तो आज की आप लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, कोई जी आपकी जी बात जी। नहीं मानेगा। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि इसका त्याग करें, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि इसके बगैर कोई आपकी बात सुनेगा नहीं, काम नहीं और चलता। बिल्कुल। और आपने एंग्री यंग मैन आपने सुना है? अपने देश में हम उनको किस तरह से देखते हैं? विलन की तरह देखते हैं कि हीरो की तरह देखते हैं? हीरो। हीरो। तो इसका मतलब जो गुस्सा करता है वो क्या है? वो हीरो वो है, हमारे हीरो। समाज का नायक है। और फिर हम यही कहते हैं कि भाई ये जो गुस्सा कर रहा है, हम या तो उससे डरेंगे या उसका मजाक भी उड़ाएंगे, और फिर हम कहेंगे कि गुस्सा एक पावर का साइन है। फिर हम कहेंगे नहीं, गुस्सा तो एक कमजोरी का साइन है, ये मेरी कमजोरी है कि मुझे बार बार गुस्सा आ जाता है। तो ये गुस्सा हमारी ताकत है या ये गुस्सा हमारी कमजोरी है? और उसके साथ साथ हमने ये भी सुना है कि भाई हम जिनसे प्यार कर सकते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, उनके साथ हम गुस्सा नहीं कर सकते। और उसका एक एक बिल्कुल ऑपोजिट है कि जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हीं के साथ तो गुस्सा कर उन्हीं सकते पर हैं। कुछ। तो कितनी सारी कंफ्यूजन्स हैं इसको लेके। और जब इतनी सारी कंफ्यूजन्स हैं तो यहाँ तो हम कहेंगे कि गुस्सा एक पावर का साइन है, जो पावरफुल है वो गुस्सा करता है। और उसी के साथ साथ एक और भी है कि जब हम गुस्सा करते हैं तो हम अपराध बोध फील करते हैं, गिल्ट। गिल्टी फील करते हैं, गिल्ट फील होता है हमको। तो फिर ये क्या है? ये हमारे अंदर जो इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और ये इन कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके हमारे अंदर जो कंफ्यूजन है, वो शायद ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है रादर देन द गुस्सा एंड द क्रोध इटसेल्फ। इनफैक्ट कई बार बच्चों को तो सिखा दिया जाता है गुस्सा मत करो, लेकिन बच्चा देखता है कि अरे माता पिता तो गुस्सा कर रहे हैं। बिल्कुल। एंगर एट द एंड ऑफ द डे एक फीलिंग है, एक भावना है ना? तो जी फीलिंग जी। तो हम सब में होती है और सब तरह की फीलिंग्स होती हैं। लेकिन आमतौर पे अगर देखा जाए तो जब भी कोई फीलिंग होती है तो हमको उसको लेके, जैसे आपने कहा, अगर हम गुस्सा होते हैं तो हमें कहा जाता है कि अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते, है ना? या फिर हमसे कहा जाएगा कि अच्छे बच्चे रोते नहीं, ये क्यों मुंह लटका के बैठे हो, क्यों सैड हो, खुश हो जाओ। या फिर ये भी सुना होगा कि अगर हम बहुत खुश होते हैं या बहुत हंसते हैं तो नॉर्मली क्या कहा जाता है? ज्यादा हंसो मत, बाद में बाद में रोना रोना पड़ेगा, पड़ेगा। है ना? जी। तो ये जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो कि अगर देखा जाए तो एक तरह से हमारी मार्गदर्शक हैं, एक तरह से हमारा रोड मैप है। अगर मैं इसको एनालॉजी के तौर पे कहना चाहूँ तो जैसे कि एक समुद्र में, बड़े से समुद्र में एक छोटी सी शिप जो है सेल कर रही है, तो वो अपना रास्ता कैसे ढूंढती है? वो सितारों से अपना रास्ता ढूंढती है, नेविगेट करती है। तो उसी तरह ये जो फीलिंग्स हैं, ये हमारे लाइफ का नेविगेशनल टूल हैं। इनको अगर हम इनका सहयोग ले पाए तो ये हमारे जिंदगी के तमाम फैसले, बड़े छोटे फैसले लेने में हमारी मदद करती हैं। हमें कैसा लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, हमें कंफर्टेबल फील हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और देखा जाए तो हमारे तमाम फैसले, हमारे फीलिंग्स में उनका बहुत बड़ा रोल होता है, बेशक हम उनको देखें या ना देखें।
तो ये जो फीलिंग्स हमारे लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उनको लेकर हमारे मन में तमाम तरह के वहम आ जाते हैं, हमारे तमाम तरह की मान्यताएं आ जाती हैं, क्योंकि हमेशा ही हमको कहा जाता है कि गुस्सा मत करो, जोर जोर से मत हंसो, रो मत। मान लीजिए आप परेशान हैं, आप रो रही हैं या आप गुस्सा है, मैं आपको कहती हूँ कि रो मत या गुस्सा मत करो, तो उससे आप क्या करेंगी? आपका गुस्सा तो कम नहीं हो जाएगा, ना ही आपका जो दुख है आपके अंदर वो चला जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप ये करेंगी, आप अपने गुस्से को मेरे सामने व्यक्त करना छोड़ देंगी, सप्रेस कर लेंगे, बिल्कुल सप्रेस कर लेंगे। और फिर दूसरी बात आपने ये भी देखी होगी बच्चों के साथ, एक तो हम कहते हैं कि गुस्सा मत करो, दूसरा मान लीजिए वो चलते चलते कहीं गिर गया या उसको कहीं ठोकर लग गई, तो हम क्या कहते हैं कि चलो इसको पकड़ के इस कुर्सी को मारो या इस जमीन को मारो जिसकी वजह से आप गिर गए, आपको चोट लगी। तो हमने क्या मैसेज दिया कि अपना गुस्सा तो आपने, जो आपको ठोकर लगी, आपको चोट लगी, उसकी जिम्मेदारी उस कुर्सी की है, उसकी जिम्मेदारी या तो उस जमीन की है, तो आपको तो गुस्सा आना लाजमी है, तो अब आप अपना गुस्सा उतारिए उसके ऊपर। तो ये जो इतनी कंफ्यूजन्स हो जाती हैं, जो कि एक सहज एक भाव है, जितने भी भाव हैं हमारे अंदर वो एक तरह से सहज है। जैसे आपने कहा शुरू में कि गुस्सा तो आमतौर पे देखा जाए तो हम सभी को आता है, बहुत बिरला ही कोई होगा जो शायद इस लेवल पे पहुंच गया कि उनको गुस्सा ही नहीं आता है। तो और जब तक आता है, जब तक ये हमारी रियलिटी है, जब तक ये हमारी सच्चाई है, तो उस सच्चाई से हम मुंह तो नहीं फेर सकते। और बिना मुंह फेरे उसको देख पाने की शक्ति भी हमको अपने अंदर कहीं जुटानी पड़ेगी। और उसके लिए हमको ये जो कंफ्यूजन्स जो हमारे अंदर बहुत सारी है, इन कंफ्यूजन्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना पड़ेगा। तो इन कंफ्यूजन को अगर क्लैरिफाई करें तो सारी भावनाएं सहज हैं, नॉर्मल हैं, होती हैं। और उन्हीं भावनाओं में एक फीलिंग है क्रोध की, और ये क्रोध की जो फीलिंग भी है, ये भी हमें किसी तरह से अपने तरीके से हमको कोई रास्ता दिखा रही है। जैसे कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम फीलिंग्स को पॉजिटिव या नेगेटिव बता देते हैं कि ये पॉजिटिव फीलिंग्स है, ये तो हमको चाहिए, ये नेगेटिव फीलिंग्स है, ये हमको नहीं चाहिए। लेकिन जब नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं तो अब उनके साथ क्या किया जाए? आ रही हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स को फील करना बंद कर दें। तो बंद करना तो होता नहीं है, वो उनको दबा दिया जाता है। तो दबाने से ऐसा होता है कि जो हमारे फील करने की जो क्षमता है ना, वो ही हमारी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। फिर कई बार ऐसी स्टेज आ जाती है जो कि ऑलमोस्ट बीमारी की स्टेज है कि हम नम होने लगते हैं। तो हमको जो नेगेटिव फीलिंग्स तो शायद हमने दबा दी, लेकिन हमारी पॉजिटिव फीलिंग्स को फील करने की क्षमता भी कहीं ना कहीं क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। तो फीलिंग्स का बहुत बड़ा रोल है। और सबसे पहले तो हमको यही समझना होगा कि फीलिंग्स सहज हैं, फीलिंग्स नॉर्मल हैं, और उन सब में सब तरह की फीलिंग्स हैं। अच्छी फीलिंग्स भी हैं और कई बार पेनफुल फीलिंग्स भी हैं। तो अच्छी फीलिंग्स के साथ तो फिर भी चलो हम डील कर लेते हैं। तो जो पेनफुल फीलिंग्स है, इनके साथ डील करना हमको कोई नहीं सिखाता। हमको कहते हैं कि गुस्सा मत करो। अब गुस्सा नहीं करें तो फिर क्या करें, ये कोई नहीं बताता। रो मत, तो ठीक है रोना बंद कर देते हैं, लेकिन अब रोए नहीं तो जब हमको पेन हो रहा है तो उसके लिए करें क्या, इसके लिए हमको कोई तैयार नहीं करता। कोई हमारे से कोई हमको इसके लिए प्रेरित नहीं करता, हमको समझाता नहीं, हमसे बातचीत नहीं करता। अगर आपके नजरिए से देखें तो बच्चों को या लोगों को गुस्से को लेकर कैसे समझाया जाना चाहिए? अगर ये नहीं कहना है कि भाई गुस्सा मत करो तो क्या कहें? तो इसमें अगर मैं एक फिजिकल लेवल पे अगर आपको एनालॉजी दूं ऋचा, तो हमारे शरीर में भी हर समय तमाम तरह की संवेदनाएं हो रही हैं, है ना। तो उसमें कभी कभी हमको पेन की संवेदना भी होती है। अब ये जो पेन की संवेदना हुई, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है जिसको हमको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि ध्यान देंगे तभी तो ठीक करेंगे ना। अगर उसको दबा देंगे या उसको ध्यान नहीं देंगे, या हमको कहा जाएगा कि पेन की तरफ ध्यान मत दो, एंगर की तरफ ध्यान मत दो, तो अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वो अगर दबा देंगे तो जो हमको ठीक करना था वो ठीक नहीं हो पाएगा। और इसी में अगर एक और एनालॉजी जोड़ूं, तो जैसे कि फिजिकल लेवल पे अगर डॉक्टर ने हमारी सर्जरी करनी है तो डॉक्टर क्या करता है? एनेस्थीसिया देता है। एनेस्थीसिया देने के बाद वो चाकू से काट भी ले तो हमको पता ही नहीं चलता। तो हमने कहा कि अरे ये तो कितनी अच्छी बात हो गई, पेन ही नहीं हुआ। तो हमने अपने पूरे शरीर में अगर हम एनेस्थीसिया लगा के चलेंगे तो क्या होगा? हाथ हमारा जल जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलेगा। तो यही बात फीलिंग्स की है। तो फीलिंग्स ना तो नेगेटिव हैं ना पॉजिटिव हैं, फीलिंग्स फीलिंग्स हैं।
और दोनों का अपना अपना रोल है। पॉजिटिव फीलिंग्स का भी अपना रोल है, नेगेटिव फीलिंग्स का भी एक बहुत जरूरी रोल है, क्योंकि नेगेटिव फीलिंग्स जब आती हैं वो हमारा ध्यान आकर्षण करने के लिए आती हैं कि भाई आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है जो आपको ठीक नहीं लग रहा, अब इस पे आप ध्यान दें। ध्यान देंगे तब हम उसके बारे में कुछ ना कुछ हल या उसका कुछ रास्ता निकाल ही पाएंगे। तो जो आप ध्यान की बात कर रही हैं, ये क्या मतलब आप ये कह रही हैं कि जैसे अवेयरनेस कि हमें समझ में आए कि हम, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसके बाद चलिए समझ भी लिया, स्वीकार भी कर लिया, नाउ हाउ डू आई डील विद इट? सबसे पहले तो ये जो आपने इतनी आसानी से बात कह दी ना कि स्वीकार भी कर लिया, सबसे बड़ी मुश्किल तो उसी में होती है। मुश्किल है, जी जी। ना, तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि स्वीकार कर पाना इतना मुश्किल क्यों है। क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा, गुस्से के साथ जुड़ी हुई हमारी जो मान्यताएं हैं, उसके साथ हमारी ये मान्यता भी कई बार जुड़ जाती है कि जो गुस्सा करने वाला इंसान है वो इंसान खराब है ना। तो अपने अंदर के गुस्से को कई बार एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। उसकी, जैसे आपने कहा था ऋचा शुरू में, कि फिर हम उसकी जिम्मेदारी दूसरों पे डालना शुरू करते हैं कि ये इस इंसान की वजह से हुआ, या ये इस सिचुएशन की वजह से हुआ, मुझे गुस्सा आता नहीं है, वो तो उसने ऐसा कर दिया इसलिए मुझे आ गया। एग्जैक्टली तो ये हमारा बहुत ही कंफ्लिक्टिंग रिलेशनशिप है गुस्से के साथ। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि गुस्से का, या देखा जाए तो किसी भी भावना का, वो अच्छी भी हो और या किसी भी तरह की भावना हो, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। तो हमारी सब भावनाओं की, क्रोध के को इंक्लूडेड, की जिम्मेदारी हमारी है। सामने से कोई सिचुएशन है, सामने से कोई इंसान है जिसने हमारे लिए, मान लीजिए, कोई अपशब्द इस्तेमाल किया या कुछ ऐसा किया जो हमें पसंद नहीं आता, वो सिर्फ एक सूचना के रूप में हमारे पास आता है। उस सूचना को रिसीव करके, उसको रिसीव करने के बाद उसको हम क्या मतलब देते हैं, वो मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई एक इंसान ने एक ही बात करी और उसको 10 लोग उस बात को देख रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि 10 लोगों को ही गुस्सा आएगा और उतनी ही मात्रा में गुस्सा आएगा? हो सकता है कुछ एक किसी इंसान को बिल्कुल गुस्सा ना आए और एक इंसान इतने गुस्से में आ जाए कि उसको मारपीट करने पे तैयार हो जाए। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब जो भावना हमारे अंदर क्रिएट हुई, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ एक सूचना है। उस सूचना को रिसीव करने वाली मैं हूँ, और उस सूचना को रिसीव करने के बाद उसको मैसेज या उसको मीनिंग देने का जो काम है वो मेरा है, वो मेरा नजरिया है, मेरा पर्सपेक्टिव है। और उसमें मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेरे बिलीफ सिस्टम्स, मेरा सोच, मेरी समझ, वो सब उसमें काम करती हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि स्वीकार हम तभी कर पाएंगे ना जब हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे। तो अगर हम ये भी समझ लें कि ठीक है गुस्सा आया है, उसकी जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ, कोई और जिम्मेदार नहीं है, ना कोई सिचुएशन जिम्मेदार है। अब मुझे बताइए, क्या कोई तरीका है कि हम गुस्से को, अगर आ भी रहा है और हमने एक्सेप्ट भी किया है, हम उसको एक कंस्ट्रक्टिव आउटलेट दे बजाय डिस्ट्रक्टिव आउटलेट के? मैंने एक अंग्रेजी में कहावत सुनी है, कहते हैं कि एंगर इज द स्वॉर्ड यू आर होल्डिंग बाय द ब्लेड। हो सकता है आप दूसरों को तलवार से डैमेज कर दें, लेकिन आप सबसे पहले तो खुद को ही डैमेज कर रहे हैं। ये तो है जो आपने डिस्ट्रक्टिव गुस्से की बात करी है ना। तो उसमें यह है कि जब हम गुस्से, मान लीजिए, उसको व्यक्त भी कर देते हैं डिस्ट्रक्टिव तरीके से, और उसमें कहीं ना कहीं वायलेंस जुड़ी ही होती है, किसी ना किसी तरह का वायलेंस होता है, फिजिकल वायलेंस हो या वर्बल वायलेंस हो, या एक ऐसा वायलेंस हो जिसमें हम दूसरों से बहुत दूर खिंच गए हैं और उनसे बात नहीं कर रहे हैं, एक पैसिव अग्रेसिव जैसा। तो ये हर अलग अलग लेवल का है, लेकिन है तो अपने आप में एक वायलेंस ही है। तो जब हम इस गुस्से से वायलेंस की तरफ बढ़ते हैं तो हम दूसरों का नुकसान करते हैं, लेकिन साथ में अपना बहुत नुकसान करते हैं। और उस नुकसान के बाद जो एक और उसके साथ जो प्रॉब्लम जुड़ जाती है, वो ये है कि हम अपराध बोध में आ जाते हैं, हम गिल्ट में आ जाते हैं, और उस गिल्ट को लेके फिर हम और बहुत तरह के तरीके करते हैं। उस गिल्ट से निकलने के लिए भी हम बहुत से परेशानियां लेते हैं कि हम अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम तब बहुत से लोगों को बताते हैं, अब और मैं क्या कर सकता था, उसने ऐसा किया तो मुझे तो ऐसा करना ही था। तो उस गिल्ट को जस्टिफाई करने में भी हमारी बहुत एनर्जी जाती है। तो ये तो हो गया एक तरह से डिस्ट्रक्टिव, और ये बात हम सबको मालूम ही है।
तो सबसे पहले तो अगर हम डूज एंड डोंट्स की अगर बात करना चाहते हैं कि सबसे पहले तो यह कि हम आखिर करें तो फिर करें क्या, मतलब ये गुस्सा तो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम या तो कहते हैं उस गुस्से को दबा दीजिए, और यहाँ आमतौर पे ये सुनने को मिलता है कि गुस्से को काबू में कीजिए, अपने ऊपर काबू रखिए, गुस्से को कंट्रोल कीजिए। तो हम दोनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। अगर पहले देखें कि ये गुस्से को आप दबा दीजिए, तो ये दबाना बहुत नुकसान वाली बात है, क्योंकि ये जो दबाने वाली बात है ना, आप 1 बार 2 बार 4 बार दबाएंगे, जैसे मैंने कहा कि अपने आप को आप एनेस्थीसिया दिए जा रहे हैं, फिर वो ऐसा होता है कि हमारे हाथ पैर जल जाएंगे तो भी हमको पता नहीं चलेगा पता उस नहीं चलेगा। तो ये एक तरह से अपने आप में एक बीमारी का रूप ले लेता है। बहुत समय तक अपनी अपनी असली भावनाओं को दबा के रखना हमको अपनी भावनाओं से दूर कर देता है। हमारा स्वयं से जो रिश्ता है वो रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। फिर हमको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमको इसी में कंफ्यूजन होने लगती है, जिससे कि प्रॉब्लम एक अलग और नया रूप ले लेती है, जो शायद सिर्फ उस गुस्से से भी ज्यादा बड़ा है। इसमें यहाँ मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी। कई बार एक और चीज होती है, एक जगह आप गुस्सा दबाते हैं लेकिन वो गुस्सा कहीं और बहुत बुरी तरह निकलता है। सपोज गुस्सा आपको घर में आया, आपने वहां दबा लिया कि भाई घर वालों से नहीं झगड़ना है, लेकिन वो गुस्सा फिर आप ऑफिस में जाकर ऑफिस के अपने कॉलीग से लड़ सकते हैं, या उलट भी हो सकता है। आप ऑफिस में बॉस पे नहीं चिल्ला सकते, दबा लिया, घर आके घर वालों पे चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल, वो भी एक चीज होती है। और इसमें ये है ना कि ये गुस्सा जो हम पास ऑन करते हैं ना, वो फिर हम तक सीमित नहीं रहता ऋचा। बॉस ने हमको गुस्सा किया, उनके सामने तो हम कुछ बोल नहीं सकते, हमने आखिर अपने सबॉर्डिनेट पे निकाला, उसने उसके पास कोई सबॉर्डिनेट नहीं है तो उसने घर जाके अपनी पत्नी पे निकाला, पत्नी ने अपने बच्चे पे निकाल दिया, बच्चे ने फिर कुत्ते को टांग से मार दिया। तो फिर ये जो यहाँ पे सीमित, एक जगह पे सीमित हो सकती थी बात, ये बात अब क्योंकि जो भी हमारे अंदर है उसको हम ज्यादा समय तक अपने अंदर तक सीमित करके नहीं रह सकते, वो हमारे रिश्तों में, हमारी इंटरेक्शंस में निकलेगा ही किसी ना किसी तरीके से। तो वो इसका चक्कर अब कितना बड़ा हो गया, तो क्या करें? तो पहले तो क्या ना करें पे थोड़ा सा और फोकस कर लेते हैं। तो ये तो दूसरी बात आ गई कंट्रोल करने की, क्योंकि आमतौर पे कंट्रोल करने को बहुत अच्छा माना जाता है कि हमने कंट्रोल कर लिया। एक लेवल पे ये बात अच्छी भी है, मैं इसको गलत नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर हमने अपने अंदर इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया तो कम से कम ये जो इतना बड़ा फैलाव हुआ इसका, उससे तो हम बच गए, है ना, उससे बच गए। और मान लीजिए हमने आकर एक गलत तरीके से किसी और के साथ व्यक्त कर भी दिया, और उसके बाद हम जो गिल्ट फीलिंग में आने वाले हैं या उसको जस्टिफाई करने वाले, उस सब से भी हम बच गए। तो कंट्रोल का फायदा है, लेकिन बहुत सीमित फायदा है, कुछ समय के लिए फायदा है। एक बार कंट्रोल करेंगे, 2 बार कंट्रोल करेंगे, 4 बार कंट्रोल करेंगे, फिर क्या करेंगे, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पे गलत मात्रा में और गलत तरीके से और गलत इंसान के साथ वो निकलेगा ही निकलेगा। और कई बार ये भी होता है ऋचा कि हम दूसरों के साथ बेशक उसको ना निकालें, कई बार वो गुस्सा हम अपने ऊपर भी निकाल सकते हैं। हम दूसरों को ना डैमेज करें, लेकिन हम खुद को भी तो डैमेज कर सकते हैं ना जी। तो इसमें हम ये जो कई तरह की बीमारियां पाल लेते हैं, जैसे कोई एडिक्शंस हो जाती हैं, या फिर अपने आप को फिजिकली हार्म करने का है, हम छोटी छोटी चीजें लेके खाना ठीक से नहीं खाना और सोना ठीक से नहीं, अपना ख्याल नहीं रखना, इसके साथ हम थोड़ी बड़ी चीजें भी इसके साथ कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज हम कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हम एक समय पे अगर कंट्रोल नहीं होगा, फिर हम कहेंगे कि हम में कुछ गलती है, There is something wrong with me, जो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो ये दोनों ही चीजें एक तरह से ना करने की जगह पे आ जाती हैं। कहने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन काम थोड़ा सा लंबा और जरूरी है। मुश्किल नहीं करूंगी, क्योंकि हर जरूरी बात मुश्किल होती है, तो आसान तो नहीं है, लेकिन जरूरी तो है। तो और जितना हम जरूरी काम करते हैं, जितना उसके ऊपर हमको एक तरह से सेल्फ एम्पावरमेंट की फीलिंग होती है, उसका हमें सुख भी महसूस होता है। तो है तो यही कि हम इसको पहले एक्नॉलेज करें कि ये मेरे अंदर ये भावना आ रही है। हम अपने पुरानी मान्यताएं उसके ऊपर ना जोड़ें कि अरे हमको गुस्सा नहीं करना है या गुस्सा करना है। तो सबसे पहला तो ये है कि एक्नॉलेज करें कि मुझे गुस्सा आ रहा है। अब मुझे इस गुस्से के साथ
इसको एक्सेप्ट करना है सबसे पहले कि हाँ, ये गुस्सा मेरा है, ये जिम्मेदारी मेरी है, ये मेरे अंदर कुछ चीजें हैं जो मुझे, या तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे नहीं मिल रहा है, या मुझे कुछ नहीं चाहिए जो मुझे मिल रहा है, जिसकी वजह से मेरे अंदर कुछ आहत की फीलिंग हो रही है, और ये आहत मेरी जिम्मेदारी है। तो मुझे अपने गुस्से को एक्नॉलेज करना है और एक्सेप्ट करना है और जिम्मेदारी लेनी है उसकी। जिम्मेदारी लेने के बाद क्या करें? अगर एकदम इमीडिएट जो सिचुएशन है उसमें तो आई थिंक तमाम हम बहुत लोगों ने शायद इनके बातें करी होंगी कि यू नो पानी पी लीजिए ठंडा, या थोड़ी देर बैठ जाइए, या अपने आप को उस जगह से हटा के थोड़ी समय के लिए दूर ले जाइए, तो उस समय थोड़ी सी सिचुएशन डिफ्यूज हो जाती है ना। लेकिन लंबे समय तक अगर हमको उस बात को रिजॉल्व करना है, तो रिजॉल्व तो बातचीत से ही होता है। संवाद बहुत जरूरी है, हम शुरू से संवाद बहुत, बिल्कुल, डायलॉग बहुत। और इसमें मैं ऋचा ये भी कहूंगी कि हो सकता है उस समय वो डायलॉग हम उस इंसान के साथ नहीं कर पाए जिसके साथ हम उस सिचुएशन में हैं, तो उस समय ये भी हो सकता है हम किसी ऐसे संवेदनशील व्यक्ति को ढूंढे अपनी लाइफ में, और वो आपका कोई दोस्त और आपका परिवार का भी हो सकता है, वो अगर वो ना हो तो एक काउंसलर भी हो सकता है, जिनके साथ हम बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के कि वो हमको जज करेंगे, हम अपनी बात, अपने गुस्से को, क्योंकि अपने, जैसे आपने कहा ना, हम स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं। तो क्यों नहीं स्वीकार कर पाते हैं? स्वीकार इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हमने कुछ गलत किया है गुस्सा करके। अगर हमारे अंदर गुस्सा आया तो हम बुरे इंसान हैं। तो यही बात हमको रोकती भी है स्वीकार करने से। तो अगर कोई ऐसा इंसान जो हमारी बात सुन सके, तो उनके साथ हमको बातचीत करना एक सबसे जरूरी पहलू है समझ पाने का, और समझ के रिजॉल्व कर पाने का। जब भी हमें गुस्सा आता है तो कई बार पहली सोच तो ये भी चलती है कि हम सही हैं, दूसरा गलत है ना। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम यही चाह रहे हैं कि अगर हमको कई बार ये भी लगता है कि अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो सामने वाला तो गलती करता जाएगा, तो क्या हम उसको गलती करने दें? क्योंकि कई बार इस बात का ये भी जवाब आता है कि अगर सामने वाला हम गलती कर रहा है तो हम गलती उसकी देखते रहें और उसकी गलती को देखते हुए हम चुप रहें, तो बिल्कुल चुप रहने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। लेकिन हमको ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा कि अगर सामने वाला गलती कर रहा है तो हमको गलती की सजा देनी है या गलती का सुधार करना है। तो हम अपने आप को सही माने हुए हैं, दूसरा अपने आप को सही माने हुए है, हम उसको उसको गलत ठहरवाना चाहते हैं, उसको गलत ठहराने के लिए हम खुद उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो वो भी परेशान और हम भी परेशान, और फिर हम अपनी अपनी ये परेशानी दुनिया भर में बांटते फिरते हैं। अगर गलती की सजा देके हम सब लोग सही की जगह पे पहुंच जाते, तब तो शायद ये दुनिया शायद कुछ और ही होती। तो गलती का एहसास जो दिलाना है वो अपने आप में एक है, लेकिन गलती का एहसास दिला के सही की बात करना भी तो जरूरी है ना। जैसे हमने शुरू में कहा, हमें तो कह दिया जाता है कि अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते, लेकिन अच्छे बच्चे क्या करते हैं ये कौन बताएगा? ये कोई नहीं बताता है ना। अगर मान लीजिए बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो उस बच्चे से कौन बात करेगा कि भैया बताइए आपको गुस्सा किस लिए आ रहा है? अगर गुस्सा आ रहा है तो अगर आपको कुछ चीज चाहिए जो नहीं मिल रही है तो आप उसको कैसे मांगेंगे? या आपको कोई कुछ ऐसी चीज दे रहा है जो आपको नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप अपने आप को कैसे सशक्त करेंगे कि दूसरा आपके ऊपर दबाव ना डाल पाए, आप दूसरे के प्रभाव में ना आ पाए। तो हमको दूसरों के दबाव को खत्म करना है या अपने आप को सशक्त करना है कि हम दूसरों के प्रभाव में ना आए। विक्की जी, मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल हम सब लोग सोशल मीडिया पर बहुत हैं, फेसबुक, ट्विटर, और मैं कई बार, चूंकि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होते हैं, मैं कई बार लोगों के कमेंट्स देखकर सोचती हूँ कि किस बात का इतना गुस्सा है इस व्यक्ति को, ये फेसबुक पर आकर गाली गलौज क्यों कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था, अगर किसी ने उल्टा सीधा लिखा तो मुझे भी गुस्सा आता था। अब देखिए, हम रिलेशनशिप्स की भी जब बात कर रहे हैं, अब ये तो वो लोग हैं जिन्हें आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, कोई अनजान व्यक्ति जिसका कई बार फेसलेस होता है, कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो आपको गाली देता है और आपके अंदर गुस्सा जागता है। मैंने बहुत मेहनत की अपने आप पर, अब मुझे कई बार लगता है कि शायद दया आए उन लोगों पर कि पता नहीं किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि उन्हें इतना गुस्सा आ रहा है कि वो सोशल मीडिया पर आकर गाली गलौज कर रहे हैं। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ अस नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल वो
सोशल मीडिया का गुस्सा, उन लोगों को तो हम जानते नहीं। जी, जानते हो या ना हो, हम उनके संपर्क में तो आए ना, किसी ना भी किसी मीडियम से हम उनके संपर्क में आए, और जैसे ही किसी ने कुछ कहा, मुझे लगा कि उसने मेरे को आहत किया तो मुझे गुस्सा आया। लेकिन अभी जो आपने कहा ना ऋचा, कि कई बार मुझे ये भी लगता है कि ये जो कहा कि मुझे दया आती है कि पता नहीं वो किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि उनको यहाँ पे इतना उनके अंदर आग बबूला होकर वो अपनी उस आग को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जो आपने कहा ना कि उनकी उनकी स्थिति को समझ पाने की कोशिश करना, इसको हम अंग्रेजी में एम्पैथी कहते हैं। और एम्पैथी का बहुत बड़ा रोल है किसी भी रिलेशनशिप में। एम्पैथी का मतलब ही ये है कि हम स्वयं को समझते हुए दूसरे को समझने में अपने आप को सक्षम बना पाएं, और दूसरे को समझते हुए अपने आप को सशक्त कर पाएं कि हम स्वयं को भी प्रोटेक्ट करें और दूसरे को भी आहत ना करें। क्योंकि उसने मुझे आहत किया, मैंने गुस्से में आके उसे आहत किया, और फिर ये जो चक्र चलने लगा, वो हमारे समाज में इसकी कहाँ तक ये वायलेंस पहुंचता है, आई थिंक इसकी हम जितनी बात करें उतनी कम है। हमारे आसपास के उसमें हम स्वयं को भी हानि पहुंचा रहे हैं, हम दूसरों को भी हानि पहुंचा रहे हैं, और हम में से सब दुखी हैं इससे, सुखी कोई भी नहीं है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? तो ये जो एम्पैथी क्रिएट करना है अपने अंदर, जिसमें मेरे गुस्से की जिम्मेदारी मैं अगर खुद ले लूं, सिर्फ गुस्से की नहीं, सभी भावनाओं की, और इस अपने भावनाओं की जिम्मेदारी लेते हुए अगर मैं सपोर्ट ढूंढूं, और अगर मैं अपने सही को और सशक्त करूं, और दूसरों की गलती में अगर मैं उनको सहयोग दे पाऊं कि उसको वो ठीक कर पाएं, तो हो सकता है कहीं कुछ रास्ते निकलने की गुंजाइश बने हम सबके लिए। How to deal with, obviously suppress नहीं करना है, so how to handle probably is the right word. बिल्कुल, How to बिल्कुल। handle anger, हैंडल रिस्पेक्टफुली, जिसे हम कहेंगे सम्मान के साथ, क्योंकि जितनी भी हमारी भावनाएं हैं वो हमारी हैं, वो हमारी मार्गदर्शक हैं। हमें स्वयं, अगर हम खुद अपनी भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो हम दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि वो हमारी भावनाओं का सम्मान करें? तो स्वयं का सम्मान करें, स्वयं पे विश्वास रखें, और अपनी भावनाओं का सम्मान करें। इनको ऐसा करते हुए अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, और किसी भी, जो भी आपके सर्कल में है, जो इस समय आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, उनका सपोर्ट लें। अपने दिल की बात खुल के करें, और जिनके, अगर मान लीजिए ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है, तो हमारी कम्युनिटी में सपोर्ट कहीं ना कहीं, कोई ना कोई सपोर्ट तो मिल ही जाता है। अभी जैसा भी हो, तो भी हमारे समाज में अभी भी सपोर्ट के बहुत सारे पहलू खुले हुए हैं हमारे लिए। अगर और कोई सपोर्ट नहीं है, तो काउंसलर का सपोर्ट तो आपके पास है ही। आप किसी ना किसी व्यक्ति से या काउंसलर से, जो प्रोफेशनल है, आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। कोई मेरे आसपास कोई है जिसको बहुत गुस्सा आता है, ये भी बहुत मुझे लगता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमें नहीं समझ में आता उसके गुस्से को कैसे हैंडल करें। तो जिस तरह से हम अपने गुस्से को की जिम्मेदारी ले रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, और हमें ये भी दिखाई पड़ रहा है कि हम बहुत परेशानी में हैं, तो यही समझ अगर हम दूसरे के ऊपर भी लागू करें कि भैया वो जो कर रहा है, वो कोई सुखी होकर नहीं कर रहा, वो भी अपने आप में परेशान ही है, और वो अपने अंदर की जो परेशानी है, जिसको अपने अंदर वो अब वो कंटेन नहीं कर पा रहा है, हो सकता है उसने बहुत समय तक उसको कंटेन करने की कोशिश भी करी हो, लेकिन अब उससे, उसकी हद से बाहर हो गया है, तब वो बाहर निकल, उसकी सीमा से बाहर हो गई है ये बात। तो सीमा से बाहर हुई है, तब बाहर उसका प्रदर्शन हो रहा है, बाहर झलक रही है। तो हम संवेदनशील होते हुए अपने प्रति भी और उनके प्रति भी, हम विश्वास रखते हुए अपने प्रति भी और उनके प्रति भी कैसे उनके सहयोगी बन पाएं, और कैसे उनके साथ एम्पैथी की फीलिंग रख सकें। और अगर हम खुद उनकी मदद कर सकते हैं उनसे बातचीत करने में, तो खुद डायलॉग करें, खुद संवाद करें। अगर नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको किसी ना किसी से बातचीत करने के लिए प्रेरित तो कर ही सकते हैं। विकी जी, क्रोध का एक और पहलू मैंने देखा है। एक आपने कहा कि हमें समझ में आए कि इस वक्त मुझे गुस्सा आ रहा है, और मैं उसको एक्नॉलेज करूं, एक्सेप्ट करूं, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो ऐसा लगता है कि वो हर वक्त गुस्से में है, वो गुस्से में ही सोकर उठे हैं, और उनको हर बात पर गुस्सा आता है, हर इंसान पर, चाहे आप उनके घर में काम करने वाला हो, कॉलीग हो, घर के लोग हो, मौसम हो, व्यवस्था हो, देश हो, सरकार हो, वो हमेशा गुस्से में है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए अपने लिए? बिकॉज आई एम श्योर इट्स हार्मिंग देम, आई एम श्योर। वही, इट इज हार्मिंग देम। और हमारे मन में ऐसे इंसान के लिए क्या भाव आता है?
और इसमें भी आप देखेंगे कि बहुत अलग अलग भाव आते हैं, वो भी हमारी स्थिति के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ तो हम कहेंगे कि आदमी ही बुरा है, इनसे दूर बचो, इससे दूर भागो। और जितना हम दूर भागते हैं उस इंसान से, उस इंसान को, आपको क्या लगता है, अगर आप दूर भाग रहे हैं तो बाकी लोग भी तो उनसे दूरी भाग रहे होंगे, तो जी। उनका अकेलापन कितना बढ़ रहा होगा। तो एक तो वो इस तरह के पहले ही किसी बात से लेके इतने दुखी हैं, जिसका वो हर समय किसी ना किसी के ऊपर परेशान रहते हैं और अपनी परेशानी दिखाते रहते हैं। और फिर जब उनके आसपास वाले लोग उनको देखते हैं, वो या तो उनसे डरते हैं या उनसे दूर भागते हैं। और जितना हम उनसे डरेंगे या दूर भागेंगे, अपने मन में उनके लिए कुछ, बेशक हम ना डरे ना दूर भागे, हमारे मन में उनके लिए कुछ ना कुछ गलत भावना तो आ ही जाएगी कि ये कैसे इंसान है ना। तो अगर हम इसी को अगर एम्पैथी में कन्वर्ट करके देखें, तो हमको ये दिख ही जाएगा कि भैया जब मैं गुस्सा होता हूँ या मैं परेशान होती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी परेशानी सुने, और मैं कितना अकेलापन फील करती हूँ उस समय। तो ये भी एक तरह से दुखी इंसान है, क्योंकि हमारा गुस्से को जो देखने का अंदाज है, हम गुस्से से या तो डरते हैं या दूर भागते हैं, और हम गुस्से वाले इंसान को ये कहते हैं कि ये बुरे इंसान है, रादर देन कि ये दुखी इंसान है। तो वो बुरे इंसान है या दुखी इंसान है? तो हम उनके साथ, अगर कोई दुखी इंसान है तो हम उनके साथ क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो उनको सुना जाए, क्योंकि हम या तो उनको बुरा भला कहेंगे तो उनकी बात सुनना बंद कर देंगे, या हम उनसे डरेंगे और जिससे हम डरते हैं उसकी बात भी हम ज्यादा समय तक सुन नहीं सकते, या फिर हम उनसे दूर भागेंगे। तीनों में जो बातचीत करने वाला एस्पेक्ट है, जो कि सबसे क्रिटिकल है किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए या अपने दिल की बात करने के लिए, तो ये जो सुनने और समझने वाला जो एक एस्पेक्ट है, उसको तो हम शुरू नहीं कर पाएंगे ना। वो तो हम तभी शुरू कर पाएंगे जब हमको हमारा नजरिया उनके प्रति बदलेगा, हम थोड़ा सा सहज होंगे उनको लेके, तभी हम शायद ये बातचीत वाला जो एक डायलॉग वाली बात है उसके साथ शुरू कर पाएंगे। तो जब हमने गुस्से को एक्नॉलेज करने की शुरुआत की, तो हमने उसको एक्नॉलेज किया, हमने उसको एक्सेप्ट किया, हमने उसको एक तरह से उसकी जिम्मेदारी ली, और ये सब करने के बाद जो आखिरी एक जगह आती है कि वो है रिजॉल्व करना, एक रेजोल्यूशन पे पहुंच पाना कि अब, और रेजोल्यूशन के बाद फिर उसको सही तरीके से व्यक्त कर पाना। और सही तरीके से व्यक्त कर पाने का मतलब यही है कि मान लीजिए हमें कुछ गलत होता दिख रहा है तो उसे हम सही करें। मान लीजिए हमें कोई ऐसी चीज दिखाई दे रही है जो हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम उसको रोक पाने के लिए भी सक्षम कर पाएं अपने आप को। अगर हमारी सीमा कोई लांघ रहा है, तो हमको अपने आप को सशक्त कर पाना है, ताकि हम अपनी सीमा को और मजबूत कर पाएं, रादर देन हम दूसरों के ऊपर अटैक करें। तो इवेंचुअली यही है कि गुस्से का एक जो बड़ा रोल है वो यही है कि हम खुद के सशक्तिकरण में उसको इस्तेमाल कर पाएं, खुद को एम्पावर कर पाएं। तो गुस्सा एक तरह से हमारा एक एम्पावरमेंट टूल हो सकता है, सही तरीके से अगर उसको यूज किया जाए और सही तरीके से अगर उसको व्यक्त किया जाए। तो ये जो आपने कहा था ना कि उसको कम किया जाए, तो कम वाली बात ही नहीं है, अब तो उसको समझ के रिजॉल्व करने वाली बात है। चलिए विकी जी, बहुत फायदेमंद रही आज की बातचीत, और मुझे लगता है कि इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि कई बार हमारा गुस्सा या किसी का भी गुस्सा उसके आसपास के रिश्तों पर बहुत गहरा असर डालता है या रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। तो हमारे आसपास के रिश्ते कैसे स्वस्थ रहें, हेल्दी रिलेशनशिप्स, इस पर हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में बातें दिल की में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।